पर जोरदार हमला किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे बंगाल की, और बंगाल में हम लोगों ने सिराजुद्दौला तक पढ़ लिया था, और सिराजुद्दौला के साथ किस तरीके से उसी के जो दरबारी लोग थे उन लोगों ने विश्वासघात किया और षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया, जिसमें से हम लोगों ने बात की अमीर चंद्र की, और इसके अलावा राय दुर्लभ की, मीर जाफ़र की, घसीटी बेगम की, जगत सेठ की। तो ये सारे के सारे बंगाल के और कुछ उसके दरबारी जो थे, ये सारे के सारे लोग उसके खिलाफ थे, उसके विरुद्ध थे। हालांकि ये बात सिराजुद्दौला जानता था, लेकिन वो मजबूर था। और जैसे कि बात करें मीर जाफ़र की, जो इसका सेनापति था, उससे वो कई बार कुरान की कस्में भी खिलाता है कि आप हमारे साथ गलत मत करना, और वो कस्में खाता भी है कि हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे, हम आपके सेनापति हैं। लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ों से मिला रहता है, और चूँकि उसकी मंशा शुरू से ही, जब अलीवर्दी खां के ज़माने में वो सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र, तभी से उसकी मंशा थी कि बंगाल का नवाब मैं बनूँ, अर्थात वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। और इसके लिए इसने अंग्रेज़ों को कुछ वचन दिए थे, जिनमें हमने बात की थी कि इसने वचन दिया था अंग्रेज़ों को कि बंगाल पर पूरा अधिकार अंग्रेज़ों को होगा, हम अंग्रेज़ों को पूरा अधिकार दे देंगे, साथ साथ में 24 परगनों की ज़मींदारी भी हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों को सौंप देंगे, और पूरी तरीके से जो मुक्त व्यापार होगा वो पूरी तरीके से मुक्त होगा, चाहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हो, हर जगह व्यापार मुक्त होगा। इसके अलावा आप निजी व्यापार करना चाह रहे हैं, जो दस्तक फ्री पास जो फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था, उसका ये दुरुपयोग जिस तरीके से कर रहे थे, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया था, वो यहाँ पर जारी रहेगा। अर्थात अब खुल्लम खुल्ला यहाँ पर व्यापार होगा, निजी व्यापार। कंपनी के जो निजी अधिकारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी वो निजी व्यापार करेंगे, साथ साथ में उस फ्री पास का दुरुपयोग भी करेंगे। ऐसी शर्तें, ऐसे वचन जो है वो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को दे दिए थे, सिर्फ नवाब बनने के लिए। और मैंने वहाँ पर ये भी एक बात कही थी कि जब आप सारा कुछ दे रहे हो उठा करके, तो आपको नवाब बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या मतलब? जब सारी पावर्स, सारा धन आप देने के लिए तैयार हो अंग्रेज़ों को, तो आप नवाब सिर्फ क्या नाम के बने रहना चाहते हैं? तो एक तरीके से कहिए कि मीर जाफ़र ने, मैंने एक बात बताई थी, के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि मीर जाफ़र ने बंगाल के नवाब और नवाबी दोनों को बेच दिया। इस तरीके का उसने सौदा किया। ये ऐसा सौदा था जिसमें से बंगाल की नवाबी और बंगाल के नवाब को बेच दिया गया मीर जाफ़र के द्वारा। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके पहले थोड़ा सा और जाते हैं, जब हम देखते हैं कि अलीनगर की संधि हुई थी, जिसमें से सिराजुद्दौला ने भी वचन दिया था कि आप व्यापार करिए, आप कलकत्ता पे किलेबंदी भी कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें उसने वचन दिया था अलीनगर की संधि में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव इतने से ही संतुष्ट नहीं था, वो और अधिक चाहता था, वो बंगाल पे राज्य करना चाहता था, और इसके लिए वो किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला से युद्ध करना चाहता था। तो इसके लिए वो क्या कर रहा था कि वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सिराजुद्दौला पे लगा रहा था। षड्यंत्र तो साथ में रच ही रहा था, लेकिन उसके अलावा ये आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा था। जैसे कि एक आरोप इसने ये लगाया कि अलीनगर की संधि जो 9 फरवरी 1757 ईस्वी में की गई थी, उस संधि को सिराजुद्दौला मान नहीं रहे हैं, ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। इसके अलावा और भी कई बातें थी। तो ये इसने क्या किया कि ये आरोप लगा करके कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में जो अलीनगर की संधि हुई है, उसको सिराजुद्दौला मान नहीं रहे हैं, और इसके लिए इसने क्या किया कि 3200 के करीब सैनिक लेकर के ये क्या करता है, मुर्शिदाबाद की तरफ रवाना होता है। मुर्शिदाबाद का जो द्वार था, मुर्शिदाबाद का द्वार का मतलब उसकी राजधानी का द्वार, किसकी? सिराजुद्दौला की राजधानी का द्वार। तो ये 3000 की सेना लेकर के पहुंचता है, और एक कटवा नामक जगह है, वहां पर इसने कटवा, उस समय मुर्शिदाबाद
जो राजधानी थी उसका द्वार उसको माना जाता था, तो उस पर इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली तो सिराजुद्दौला भी क्या होता है कि वहाँ से रवाना होता है और मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर एक बंगाल में जिला है नदिया, ये नदिया जिला है, इसी के पास में भागीरथी नदी बहती है, यही अर्थात गंगा नदी। तो इस भागीरथी नदी के पास में ही एक गांव था जिसका नाम था प्लासी। तो प्लासी के मैदान में ये जाकर के डट गया और कितनी इसकी सेना थी, इसकी सेना थी लगभग 50,000। ठीक, इसकी सेना है 50,000। और इधर रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के पास कितनी सेना है, रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना है 3,000 प्लस, 3,000 प्लस के लगभग इसकी सेना है। और ये जब आगे बढ़ता है तो मुर्शिदाबाद, जैसे कि अब हम यहाँ मान लें ये मुर्शिदाबाद है, चूँकि उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था, तो मुर्शिदाबाद और इसी के पहले थोड़ा सा पड़ता था कटवा, कटवा नामक जगह, ये यहाँ से रवाना हुआ और कटवा पर आक्रमण करके इसको अपने अधिकार में ले लेता है। कब, 19 जून 1757 ईस्वी को। अब दोस्तों जब उसकी राजधानी की तरफ आप बढ़ रहे हो और आपने उसके एक इलाके पर कब्जा कर लिया है, मूड बना के पूरा आए हो, तो अब उसको तो मजबूरी है कि युद्ध करना ही पड़ेगा। तो सिराजुद्दौला भी वहाँ से बढ़ता है और यहाँ जहाँ मैंने बताया कि भागीरथी नदी के पास में गांव पड़ता था किनारे प्लासी, उस प्लासी के मैदान में 50,000 सैनिकों के साथ में ये भी अपना पहुंच गया। सेना तो सिराजुद्दौला की जरूर बड़ी थी और हम यहाँ देखते भी हैं कि कहाँ 3,000 और कहाँ 50,000, मतलब कहीं से कोई भी चांस नहीं दिख रहा था कि रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत जाता। मान लेते हैं कि 3,000 सैनिक प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, क्योंकि यूरोपियों की जो सेना थी वो ट्रेंड हुआ करती थी, अर्थात एक सैनिक बराबर 2 सैनिकों के बराबर, भारतीय सैनिकों के बराबर हम मान लेते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी 50,000 और कहाँ 3,000, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस 50,000 सेना के जो सेना नायक थे, एक तो व्यक्ति था, एक तो सेनापति था, कमांडर इन चीफ सेनापति मीर जाफर, और दूसरा था सेना नायक राय दुर्लभ। तो इन दोनों की टुकड़ी सेना की थी, 2 टुकड़ियां, बड़ी बड़ी टुकड़ियां इन्हीं दोनों के साथ में थी। तो प्लासी का युद्ध जो प्लासी के मैदान में होता है, कब होता है, 23 जून 1757 ईस्वी को। इसमें सेनापति मीर जाफर और सेना नायक राय दुर्लभ, ये दोनों अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ी को लेकर के एक किनारे पर खड़े रहे। लेकिन अब इनके साथ में, अर्थात सिराजुद्दौला के साथ में 2 व्यक्ति और थे। एक था मीर मदान, ठीक, और दूसरा व्यक्ति था मोहनलाल। एक मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है। ये भी सेना में शामिल थे और काफ़ी बहादुर व्यक्ति थे, ये साहसी व्यक्ति थे। ये दिल से सिराजुद्दौला के साथ में थे और ये दिल से लड़ते भी हैं और वीरगति को भी प्राप्त होते हैं। युद्ध स्टार्ट होता है, दोनों तरफ की तोपें आमने सामने होती हैं। युद्ध में इस तरफ से सिराजुद्दौला आक्रमण करेगा और सिराजुद्दौला की जो कुछ टुकड़ियां थीं वो सेनापति मीर जाफर और सेना नायक अलग लेकर के खड़े थे। युद्ध होता है, भयंकर युद्ध शुरुआत होती है युद्ध की। युद्ध चलता रहता है, काफ़ी समय तक युद्ध चलता है। और जब सिराजुद्दौला की बात पता चलती है कि मेरी इतनी बड़ी सेना और अभी इतना वक्त लग रहा है कि हम 3,000 सैनिकों को नहीं मार पाए, इनको भगा नहीं पाए, आखिर क्या ऐसी बात है, उसको संदेह पहले ही था मीर जाफर पर, राय दुर्लभ पर, और वो बात सत्य भी निकलती है। जब ये चीज़ देखता है कि मीर जाफर की तो सेना लड़ ही नहीं रही है, ऐसे में संदेशा भेजता है मीर जाफर के पास में कि जाइए और मीर जाफर को बुला के लाइए। मीर जाफर के पास जब संदेशा पहुंचता है तो ये आने से मना कर देता है। 2-3 बार बुलाया जाता है, उसके बाद में अंततः जब ये जाता है
उसके पहले क्या स्थिति इस युद्ध की हो गई थी उसको देख लेते हैं। देखिए, इस प्लासी के युद्ध में एक चीज़ और हुई थी कि भगवान ने भी साथ नहीं दिया सिराजुद्दौला का। उस समय बादल थे और बारिश भी हुई जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो गोले थे, बारूद जो था वो क्या हुआ, भीग गया। जब बारूद भीग गया तो भीगा बारूद तोपों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो चलेगा ही नहीं। इनके जो बारूद थे अंग्रेज़ों के बारूद को सेना ने तिरपाल के माध्यम से ढक लिया। उनके पास व्यवस्थाएं थी, इनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। मतलब ये युद्ध में इसमें जितने ऐसे मेन लोग हैं जो लड़ने वाले हैं वो मन से गए ही नहीं थे, वो तो कुछ दूसरा ही प्लान करके गए थे, वो तो वचन दे चुके थे। तो वैसी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं, जानबूझ करके यहाँ पर अव्यवस्था फैलाई जाती है और जो गोला बारूद था वो सिराजुद्दौला का भीग जाता है। तो ऐसे में ये जो मीर मदान है, मीर मदान को लगता है कि बारिश हो गई है, गोले अब रख दिए गए हैं, गोला तोप से कोई छोड़ेगा नहीं, और ऐसे में अब युद्ध करने का काम आगे है तलवार से। तलवार लेकर के आगे बढ़ता है, मारता काटता हुआ, मैदान साफ करता हुआ आगे जब बढ़ता है तो देखता क्या है कि इनके गोले तैयार थे एकदम इस्तेमाल करने के लिए, और वो लोग ये गोले दाग देते हैं और मीर मदान बेचारा इसी में उसको वीरगति की प्राप्ति होती है, वो मर जाता है, यहाँ पर शहीद हो जाता है सिराजुद्दौला के लिए। और इसके बाद जो मोहनलाल था, मोहनलाल क्या करता है कि मोहनलाल तो बहुत भयंकर तरीके से लड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने ये जो अंग्रेजी सेना थी उसको भगा दिया था, टर्न कर दिया, लोग भागने लगे। ऐसी स्थिति आ गई एक समय कि मोहनलाल ने इतना अच्छे से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए, भागने का रास्ता नहीं मिला, लोग भाग करके जान बचा करके लोग भाग रहे थे अंग्रेजी सेना के लोग। ऐसे में मीर जाफ़र अब क्या करता है कि मीर जाफ़र पहुंचता है सिराजुद्दौला के पास में, क्योंकि उसके पहले 5-6 बार तो कई बार बुला ही चुका था वो। ये पहुंचता है और सिराजुद्दौला के सामने बोलता है कि नवाब बताइए कि आप क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको अपनी कसम याद है जो आपने कुरान की कसम खाई थी? वो कहता है हमें याद है। तो कहता जाइए फिर युद्ध करिए, आप खड़े क्यों हैं? तो मीर जाफ़र कहता है कि अब ऐसा करते हैं कि अब आज का दिन तो ढलने वाला है और हम कल सुबह नए सिरे से शुरुआत करेंगे युद्ध की। तो ऐसे में मजबूर होकर के सिराजुद्दौला ने कहा चलिए ठीक है, लेकिन वो कहता है कि आज क्यों नहीं, कई सवाल वो करता है, लेकिन मीर जाफ़र मानता नहीं। वो कहता है हम नए सिरे से सुबह युद्ध करेंगे और अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा देंगे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, हम ये एकदम तय है कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के मानेंगे। जब ऐसा मीर जाफ़र बोलता है, सांत्वना देता है सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला भी हामी भर देता है और ये सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। यहाँ पर मोहनलाल अकेले दम इस अंग्रेजी सेना को भगा रहा था, पीछा किए हुए था, मार के भगा रहा था, यहाँ तक कि लोग लगभग हार गए थे। यहाँ तक कि एक समय स्थिति ऐसी आई कि रॉबर्ट क्लाइव ने राय दुर्लभ को नहीं, जो और अमीन चंद वगैरह थे उनको बुलाया कि बात देखिए कि ये क्या बात है कि हम लोग तो, हमारी सेना हार रही है, क्या है ये, क्या मतलब जो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने जो वचन दिया था उसका पालन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वो लोग कहते हैं नहीं, आप देखिए जिस तरफ मीर जाफ़र खड़े हैं उस तरफ से एक भी गोला आपको दिखाई दिया आते हुए? नहीं दिखाई दिया। रॉबर्ट क्लाइव कहता है हाँ सही है, नहीं दिखाई दिया। तो वो कहते हैं कि धैर्य धरिए, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो मोहनलाल इधर इनको परास्त करने पर लगा हुआ था, इसकी कोई मदद करने वाला उस समय होता या सेनापति मीर जाफ़र इसकी मदद करते तो अंग्रेज़ों की हार एकदम तय थी। और आगे चल करके जो ये एक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि बंगाल में अंग्रेज़ों का कब्जा होता है, शायद ही हमें देखने को ना मिलता, और लगभग 200 वर्षों तक जो हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, शायद वो परिस्थितियाँ देखने को ना मिलती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी सिराजुद्दौला की तरफ से लड़े थे, लेकिन पूर्ण रूप से वो पहले ही कमज़ोर पड़ गए थे। तो इस तरीके से कि फ्रांसीसी सैनिक भी पूरी तरीके से सिराजुद्दौला के पक्ष में नहीं थे। कुछ सैनिक थे जो कि मदद कर रहे थे, लेकिन इतना मदद काफ़ी नहीं थी। जो बड़ी सेना की टुकड़ी थी वो इन दोनों के पास में थी। उन लोगों ने क्या किया, विश्वासघात किया, धोखेबाजी की। और ऐसे में जब पता चलता है
इसको सिराजुद्दौला को कि मोहनलाल को भी मार दिया गया। मोहनलाल लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होता है। भाई कब तक अकेले लड़ेगा वो, कब तक भगाएगा। और इधर क्या होता है, ये लोग युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। तो जब सेनाएं वापस जाने लगती हैं तो मोहनलाल को भी वैसे में ही मार दिया जाता है। इस तरीके से ये दोनों जो वीर थे बेचारे, ये शहीद हो जाते हैं इस प्लासी के युद्ध में। जब ये बात पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला क्या करता है, वो जान जाता है कि मीर जाफर ने विश्वासघात किया, राय दुर्लभ ने विश्वासघात किया, धोखेबाजी हमारे साथ हो गई है। ऐसे में वो जान बचा करके भागता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, सेना उसके पास थी नहीं, अकेले कितना लड़ता वो। तो वो क्या करता है, वो भाग खड़ा होता है और भाग करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंचता है। मुर्शिदाबाद से फिर क्या करता है कि अपने परिवार के लोगों लेकर के वो पटना की तरफ जाता है। और कुछ समय पश्चात जो मीर जाफर का पुत्र था मीरान, मीर जाफर का पुत्र था मीरान, इस मीरान ने एक मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। इस तरीके से क्या होता है कि सिराजुद्दौला कि जीवन का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अर्थात सिराजुद्दौला बेचारा ज़्यादा दिन तक नवाब नहीं रहता, लेकिन जितने दिन रहता है दबदबा बना के रखता है और संघर्ष ही करता रहता है, और अपनों के द्वारा ही इसको हरवा दिया जाता है विश्वासघात करके। तो इस युद्ध का कोई खास सामरिक महत्व नहीं है। सामरिक महत्व तब होता है जब दोनों तरफ से बराबरी की सेना हो और दोनों अच्छे से लड़ रहे हों। यहाँ तो विश्वासघात किया गया था इस युद्ध में, तो इसका कोई खास सामरिक महत्व तो नहीं है। हाँ, ये महत्व अगर बात करें तो इस युद्ध के बाद परिस्थितियां भारत की बिल्कुल बदल जाती हैं, आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। एक तरीके से एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा भी है कि इस युद्ध के बाद भारत में एक अंधकारमयी रात्रि की शुरुआत हो गई है। अर्थात अनंत अंधकार, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, अनंत अंधकारमयी रात्रि की शुरुआत, मतलब ऐसा अंधकार, ऐसी रात की शुरुआत हो रही है जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये एक इतिहासकार का मानना है। और इस युद्ध के बाद आर्थिक परिस्थितियां भी काफ़ी हद तक बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मीर जाफर ने वादा किया था, वचन दिया था रॉबर्ट क्लाइव को कि हमें अगर बंगाल का नवाब बनाया गया तो हम ये चीज़ें आपको दे देंगे, उसने वचन दिया था। तो 29 जून सन 1757 को, कब, 29 जून सन 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। इसने क्या किया कि बहुत सारा धन, जैसे कि इसने कहा था, लगभग पूरा धन उठा करके 17 लाख के करीब, 17-17.5 लाख के करीब जो पूरा राजस्व में था, जो कोष में था, राजसी कोष में था, सारा का सारा पैसा उठा करके इसने रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया। इसके अलावा जो इसने वादे किए थे कि मुक्त व्यापार की छूट देंगे, वो भी दे दिया। बंगाल पूरी तरीके से किसके नियंत्रण में रहेगा, अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगा। हालांकि बंगाल का नवाब तो मीर जाफर रहेगा, लेकिन वो बात वही मानेगा, वही काम करेगा जो अंग्रेज लोग कहेंगे। इस तरीके से जितने भी उसने वादे किए थे, 24 परगनों की जो जमींदारी थी वो भी सौंप दी अंग्रेजों को। तो यहाँ नाम का सिर्फ ये नवाब रह गया और पूरी तरीके से यहाँ पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो अंग्रेजों का हो गया। अब रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों ने सोचा, क्या किया, इनका उद्देश्य यह था कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, धन कमाएं, शोषण करें, और इस तरीके से बंगाल को इन्होंने लूट लिया। अर्थात मीर जाफर को एक उस बोरी की तरह इस्तेमाल किया, उस सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल किया जिसमें जब चाहो तब हाथ डालो और धन निकाल लो। मतलब ये खुली बोरी थी, इसमें अंग्रेज जब चाहते थे तब हाथ डालते थे और धन निकाल लेते थे। नाम का नवाब सिर्फ यह था। अब सोचिए कि नाम का नवाब यह है, और कोई अगर राज्य में कोई कठिन परिस्थिति होती है, भुखमरी की स्थिति पैदा होती है, अकाल पड़ता है या अराजकता फैलती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तो मीर जाफर को माना जाएगा। तो एक स्थिति तो यह आती है कि मीर जाफर ने अपने राजसी जो बर्तन हैं, जिनमें वो खाना खाता था, रसोई के बर्तन सोने चांदी के जो हुआ करते थे, उनको भी अंग्रेजों को धन देने के लिए बेच देता है। बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि यहां पर निजी व्यापार कर रहे थे और निजी व्यापार की छूट भी दे दी गई थी अंग्रेजों को। जो दस्तक, जो फ्री पास की व्यवस्था दी गई थी फर्रुखसियर के द्वारा, उसका तो भयंकर दुरुपयोग हो रहा था खुले तौर पर। तो बंगाल के राजस्व में धन आ ही नहीं रहा था। और जब बंगाल के राजस्व में
अर्थात नवाब के पास जब पैसा आ ही नहीं रहा है टैक्स के रूप में, तो अंग्रेजों को कहां से दे। इधर अंग्रेज प्रेशर बना रहे थे कि हमको धन चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए। मीर जाफर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कहां से दें। भाई टैक्स आएगा तभी तो पैसा देंगे, लेकिन टैक्स आएगा कहां से, जब भारतीय जो अन्य भारतीय व्यापारी हैं उनका व्यापार भी अंग्रेज अपने माध्यम से कर रहे हैं, तो वो अंग्रेजों को टैक्स दे रहे हैं, ना कि बंगाल के नवाब को। तो बंगाल के नवाब को तो कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और इसका पूरा दोष जो है वो किसको दिया जाता है, वो पूरा दोष जो है वो मीर जाफर के ऊपर जाता है कि ये नवाब की ही सारी गलती है। ऐसे में फिर क्या होता है कि विंस्टार्ट, ये जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है 1760 ईस्वी में वापस चला गया अंग्रेज। विंस्टार्ट नाम का एक अगला गवर्नर आता है, नाम लिखे दे रहा हूं, विंस्टार्ट नाम का अगला गवर्नर आता है। और इसको हॉलवेल जो अभी भी था, जिसने ब्लैक होल की घटना के बारे में वर्णन किया हुआ था, वो हॉलवेल अभी था। हॉलवेल ने विंस्टार्ट को एक सलाह दी, एक मशवरा दिया। वो ये सलाह दी कि ऐसा करो कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दो। देखिए मीर जाफर का उत्तराधिकारी जो था मीरान, ठीक, मीरान उत्तराधिकारी था, उसकी भी डेथ हो जाती है। तो अब उत्तराधिकारी वाली समस्या हो गई कि मीर जाफर के बाद उसका पुत्र होना चाहिए। पुत्र तो था नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि फिर मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बंगाल का बना दिया गया। किसको बनाया गया? मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। अली वर्दी खां के अनुवर्तियों में बात करें या अली वर्दी खां के बाद आने वाले जितने भी नवाब थे, उनमें सबसे योग्य नवाब जो है वो किसको माना जाता है? मीर कासिम को माना जाता है। और मीर कासिम ने आकर के काफ़ी ऐसे काम किए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इसी वजह से बाद में एक नींव तैयार होती है, एक बेस तैयार होता है किसका? बक्सर के युद्ध का, जिसमें से मीर कासिम भी शामिल था। और ऐसा इसने इसलिए किया, इसने कई इंपॉर्टेंट काम भी किए। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी ताकि हम अंग्रेजों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, बवाल से बच जाएं, ठीक है। और इसने सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू किया, अपनी सेनाओं को यूरोपीय जैसे सेनाएं थी उस तरीके से ट्रेंड करना शुरू किया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग मीर कासिम के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे किस तरीके से बक्सर युद्ध होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।